हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जो जो जीएस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किया है कल से। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ग्लोबल अक्षांश एवं देशांतर। इसमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और ये जो एनसीईआरटी सीरीज़ है ना, आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि आपके सारे एग्ज़ाम कवर कर देगी। वो बीपीएससी हो, सीटेट हो, केवीएस हो, मतलब हर जगह से यहाँ से प्रश्न बन जाए। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, हमको यहाँ से पढ़ना है। हमारे पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ठीक है, जैसा कि हम लोग को पता ही है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे दिखती है? ठीक, ये सब ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, ये पूछा जाता है सीटेट में, ग्लोब जो है वो लघु रूप का वास्तविक प्रतिरूप है या काल्पनिक। तो आपको बताना है जो ग्लोब है वो वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, और इस पे जितने भी अक्षांश या फिर जो रेखाएं खींची जाती हैं देशांतर, वो काल्पनिक होती हैं। ठीक है, वो हम काल्पनिक बोल सकते हैं या फिर बोलते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। ठीक, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा, मैं इसको थोड़ा जूम कर ले रही हूँ, शायद आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा अच्छे से। ठीक, अब आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा जी। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे भी ग्लोब होते हैं। ठीक, ग्लोब स्थिर नहीं होते। हम सब आप देखते हैं पृथ्वी हमेशा मूव करती रहती है, इसीलिए ग्लोब जो है ना, उसको मतलब उस हिसाब से बनाया जाता है। इसी प्रकार इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। ठीक, अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि जो ग्लोब होता है, ठीक, उससे तो बहुत सारी चीज़ें दिखाया जा सकता है, लेकिन किसी बिंदु पर्टिकुलर स्थान वो कैसे हम दिखा सकते हैं, उसके लिए आगे बात की गई है। देखिए, हम देखते हैं। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, ग्लोब को इस क्या सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तविक में ऐसी कोई सुई नहीं है। ठीक, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। यह हमको समझाने का मतलब ये बताना चाह रहा है कि जो पृथ्वी है ना, रियल वाली, उस पर ऐसा कुछ नहीं है कि एक सुई है। वो हम अपने काल्पनिक माइंड रेखा बनाते हैं कि ऐसे, क्योंकि अब वहाँ तो वो घूम रही है, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, वो जो करेगा वो नीचे गिर जाएगा तुरंत पृथ्वी। इसलिए हम सुई के माध्यम से, आप लोग देखे होंगे जो स्कूलों या कॉलेजों में बनाया जाता है असाइनमेंट के थ्रू, ठीक, उस तरह से। और प्लीज़ आपको अगर चैनल अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ठीक है,
एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। जैसे आप फिगर देख सकते हैं, ये अक्षांश है, ठीक, जो ऐसे ऐसे खींची जाती है ना समानांतर, ये समानांतर होती है, उसको क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ये उत्तर वाला को उत्तरी अक्षांश, दक्षिण को दक्षिणी अक्षांश, ठीक, जितनी रेखाएं होती है। ये जो मध्य बिंदु होती है इसको हम विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं, ठीक। ये 0 डिग्री अक्षांश, ठीक, इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। और जो उत्तरी ध्रुव एक बिंदु होता है, ये इसको हम रेखा में काउंट नहीं करते, क्योंकि एक पॉइंट पे जाके ये एक पॉइंट बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो लंबी होती है तो इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, ठीक, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी है ना चैप्टर, तो इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4, मतलब 1/4, यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश ध्रुव, ठीक, अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले फिगर में। इस प्रकार विषुवत वृत्त के ऊपर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। सिंपल है, उत्तर में जो जितनी रेखाएं रहती हैं उसको उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में जितनी रेखाएं रहती हैं उसको दक्षिणी अक्षांश हम कहेंगे। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है, ठीक है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने पढ़ रखा है पहले से, ठीक, और जो मुझे लगता है कि ये एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, मैं वहाँ पे ऐसे नोट करके लिख देती हूँ। महाराष्ट्र में चंद्रपुर, ठीक, एवं ब्राज़ील में मतलब जो दक्षिण अमेरिका है, ब्राज़ील में बेलो होरिज़ोंटे, दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, ठीक। जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है एवं ब्राज़ील का जो बेलो होरिज़ोंटे है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। कहने का मतलब ये है कि दोनों तो 20 डिग्री पे स्थित है, लेकिन एक उत्तरी अक्षांश पे है और एक दक्षिणी अक्षांश पे है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंटल 20 दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट होता है, जैसे जैसे हम विषुवत से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है, फिगर देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर का क्या होगा, उत्तरी अक्षांश, दक्षिण का दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, विषुवत वृत्त जो कि 0 डिग्री है, ठीक, ये 0 डिग्री होता है हमारा। उत्तरी ध्रुव 90 उत्तर, ये उत्तरी ध्रुव 90, दक्षिण ध्रुव 90, इसके अतिरिक्त अक्षांश समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक। ये समांतर रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं, जैसे आप बोल सकते हैं ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि अब गेंदा है तो इसलिए ये दिखाया, जैसे बॉल आप ले सकते हैं ना, बॉल तो सीधे होगा नहीं, खुद ही गोल होता, तो ऐसे ऐसे रेखाएं बनती है, ऐसे ऐसे, ठीक। अब इसमें इसके अंदर आप मतलब बॉल रख सकते हैं, तो ये वाला पार्ट तो हमको दिखाई दे रहा है इसमें, जैसे ऐसे है, ठीक, और लेकिन ये वाला पार्ट हमको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लिख रखे हैं, ठीक, क्योंकि इस बुक में नहीं दिया हुआ था। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, 90 + 90 + 1, ठीक। कुल अक्षांशों की संख्या 181, लेकिन अगर अक्षांश रेखा पूछेगा आपसे तो 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 पॉइंट है, वो रेखा नहीं है। रेखा अगर पूछेगा तो 179 ही है, लेकिन अक्षांशों की अगर संख्या पूछता है तो 181 अब बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ठीक है,
23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, ये हम सभी को पता है। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी के ताप कटिबंध। ठीक, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। ठीक है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरण तिरछी हो जाती हैं। अब ध्रुव ऊपर है और आप जैसे ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये फिगर है, आप देखिए। ठीक, ध्रुव तो ऊपर है, नीचे है, सॉरी, पृथ्वी अगर सूर्य अगर यहाँ है, आप देख सकते हैं, तो ये तो तिरछी पड़ेगी ना, और जो तिरछी पड़ेगी वहाँ तो ठंड रहेगी ज़्यादा, तो लेकिन जो सीधा पड़ता है वो यहाँ पे बीच में पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा गर्मी होता ही है। ठीक, तो आप उसको इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, ये हम कहाँ थे? ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव का तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए यहाँ शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक, आप इस फिगर में देख सकते हैं, मैं आपको फिगर में दिखाने की कोशिश करती हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगा। जब फिगर देखिए, ये जो इलाका है आप यहाँ मान सकते हैं, यहाँ सूर्य है, यहाँ सूर्य की किरण सीधी पड़ रही है एकदम। ठीक, तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो ये उष्ण कटिबंध है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का जितना हिस्सा है। ठीक, और सबसे ऊपर शीत और बीच वाला इधर गर्म इधर ठंड है, तो ये हो जाएगा शीतोष्ण। ठीक, आप ऐसे समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देशांतर क्या है? ठीक, अब देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था? अक्षांश के बारे में। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ की आवश्यकता भी होती हैं, जैसे प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20°00 दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना जरूरी है। ठीक, ये सब तो हम लोग का मेन पॉइंट है। यहाँ से अक्षांश जो समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामुनोत्तरों की समान लंबाई होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। ठीक है, तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले यामुनोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। कहाँ से? ग्रीनविच, ये आपको याद रखना है। ग्रीनविच जो है, ग्रीनिच लिखा है, कहीं कहीं ग्रीनविच भी लिखा होता है। इन लोगों ने माना कि इसको हम मेन रेखा मान लेते हैं। ठीक, देशांतर वाली। पहले तो हम लोगों ने ऐसे ऐसे पढ़ा था, अब ऊपर से नीचे की ओर पढ़ें, क्योंकि किसी के समय की स्थिति जानने के लिए ये रेखाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक, देशांतर रेखाएं जहाँ ब्रिटिश राज की ठीक है, इस यामुनोत्तर को प्रमुख यामुनोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है। कौन सा? ग्रीनविच का। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। ठीक है, प्रमुख यामुनोत्तर तथा 180 डिग्री यामुनोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। जैसे कि अक्षांश में क्या था? उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये
पूर्वी क्या यामुनोत्तर और पश्चिमी यामुनोत्तर के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि जैसे पहले तो ऐसे बीच में डिवाइड करती थी तो ऊपर नीचे हो गया, उत्तर है ना, उत्तर दक्षिण। लेकिन जब ऐसे डिवाइड करेंगे इस रेखा को, ठीक, वो समानांतर रेखा थी, ये क्या है, वर्टिकल ही बोलते हैं ना लंबे लाइन को, आप समझ जाइएगा। ठीक, जो सीधी लाइन होगी, एक पूर्व दिशा एक पश्चिम दिशा, ठीक, तो उस हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर